हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लिया था और आज हम कितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इस पूरी दुनिया में पाए जा रहे हैं उन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है। और उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है, जैसे प्लांट्स को अलग रखा गया है, एनिमल्स को अलग रखा गया है, ठीक, बैक्टीरिया को अलग रखा गया है, तो उनको क्लासिफाई करने के बारे में भी जानेंगे और उनको साइंटिफिकली कुछ नाम दिए जाते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो जब हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ा तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे पास कौन कौन से आते हैं, वो है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो जब आप इन कैरेक्टर्स के बारे में सोचते हैं तो आपको अच्छे से समझ आता है। देखिए, ग्रोथ के बारे में मैं पूछती हूँ, ग्रोथ लिविंग में होती है या नॉन लिविंग में होती है? ग्रोथ लिविंग में भी होती है और नॉन लिविंग में भी हो सकती है। ठीक, तो लिविंग में जो ग्रोथ है वो अंदर से होती है, इंट्रिंसिक होती है। नॉन लिविंग में जो ग्रोथ है वो बाहर से होती है, एक्सट्रिंसिक होती है। रिप्रोडक्शन लिविंग में होता है या नॉन लिविंग में होता है? तो रिप्रोडक्शन किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होता है, सारे के सारे लिविंग्स में रिप्रोडक्शन पाया जाता है। मैंने सही कहा या गलत कहा? गलत कहा, मैंने गलत कहा बेटा। सारे के सारे लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। समझ गए ना? क्यों नहीं पाया जाता? याद आया तुम्हें? कुछ याद आया तुम्हें? नहीं याद आया? देखिए, मैंने एग्जाम्पल दिए थे कि स्टीराइल कपल होता है, स्टीराइल कपल के बच्चे नहीं हो सकते, म्यूल के बच्चे नहीं हो सकते। ठीक है। जो मधुमक्खी के छत्ते में जो वर्कर बीस होती हैं, एक तो रानी मक्खी होती है, रानी मक्खी की ना कुछ सेविकाएं भी होती हैं, तो जो सेविकाएं होती हैं वो भी बच्चे पैदा नहीं कर सकती हैं। तो इसका मतलब सारे के सारे लिविंग जो हैं वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। वही मेटाबॉलिज्म, सारी सबके बॉडी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, कुछ चीजें बन रही हैं, कुछ चीजें टूट रही हैं। तो कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस भी सब लिविंग में होती हैं। सारे के सारे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो क्या कोई भी लिविंग को लिविंग कहेंगे हम अगर उसके पास सेल नहीं होगी? तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी सबके पास होगा ना। और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस होते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट के लिए। लेकिन बेटा, सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो किसमें पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। देखिए, दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच हैव नो एक्सेप्शन इज कॉल्ड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। वो कैरेक्टरिस्टिक जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक, बल्कि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस जो हैं, दीज आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म तीनों ही ऑप्शन में हैं तो आपको चूज करना है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आती है वो कॉन्शियसनेस है। इसके अलावा जो है वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग में, तो याद रखेंगे, लिविंग्स अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकते हैं और इस फिनोमिनन को कहते हैं होम्योस्टेसिस। लिविंग क्या कर सकते हैं? अपना जितना भी जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको थ्रू एक्सक्रीशन बाहर निकाल सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमको लिविंग्स में देखने को मिलता है। लोकोमोशन भी हमें लिविंग्स में देखने को मिलती है। समझ गए ना? तो मूवमेंट और लोकोमोशन भी लिविंग्स में देखने को मिलेंगी। तो ये सारे जो हैं ये लिविंग्स के कैरेक्टर होते हैं। इनमें से कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो नॉन लिविंग्स में भी पाए जाते हैं और कुछ जो है वो लिविंग्स में भी अच्छी तरह से नहीं है, इसीलिए उनको जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहा जाता। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मेनली आते हैं मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, और इन तीनों में भी अगर आपको किसी को चूज करना हो तो वो आता है कॉन्शियसनेस। अब चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ ये एक घर है, जैसे आपका घर होगा, अगर आपके घर में जानवर हैं, आप हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं, कुछ नेचुरली लगे हैं, कुछ आपने गमले में लगाए हैं, ठीक, तो आपको अलग अलग तरह की लिविंग ऑर्गेनिज्म नजर आ रहे हैं। ठीक, तो मुझे बताइए
जब आप अपने घर से गांव में निकलते हैं तो आपको जो पशु पक्षी हैं उसका उनका नंबर ज्यादा दिखाई देता है या कम दिखाई देता है? आंसर क्या है आपका? समझ गई मैं। आपका आंसर है कि मैम वो नंबर हमें ज्यादा दिखाई देता है। ठीक, तो ज्यादा दिखाई देता है तो अब मुझे बताइए कि जो सिर्फ नंबर नहीं, वैरायटीज भी ज्यादा दिखती है ना आपको, पेड़ पौधे भी ज्यादा दिखते हैं, अलग अलग वैरायटीज के दिखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे जितने एनिमल्स हैं वो भी क्या दिखते हैं, अलग अलग तरह के दिखते हैं। तो आप मुझे बताइए, एक आपके घर में जो है वो डाइवर्सिटी ज्यादा होगी या एक गांव में डाइवर्सिटी ज्यादा होगी? हाँ, सही सही पकड़े हो भाई। जो गांव है उसमें डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, घर में जो है वो डाइवर्सिटी कम होगी। अब मैं बोलूं कि जाओ अपना पूरा जो एरिया है, पूरा पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट है, जाओ उसको पूरा का पूरा देख के आओ, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ेगा या कम होगा? जो वैरायटीज है वो बढ़ेंगी या कम होगी? बढ़ेंगी। तो इसका मतलब है जैसे जैसे हम एरिया इंक्रीज करेंगे, अपनी ऑब्जर्वेशन का एरिया इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आप एनसीईआरटी डाइवर्सिटी के बारे में क्या कहती है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, if you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds, your pets, or other animals and plants. देखिए, जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आपको क्या नजर आता है? बहुत सारे अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म नजर आते हैं, चाहे वो गमले में लगे हुआ पौधा है, चाहे वो इंसेक्ट्स हैं, चाहे वो पंछी हैं, आपके पालतू जानवर हैं, या दूसरे कोई एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, आपको अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो नजर आएंगे। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आई बट दे आर ऑल अराउंड यू। मतलब हमारे आसपास, तुम्हारे आसपास ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। नेकेड आई का मतलब नहीं चश्मा पहन लो फिर दिखाई देंगे, नो 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 नो, माइक्रोस्कोप के अंडर ही दिखाई देंगे। मतलब हमारे आसपास बहुत सारे लिविंग्स हैं जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, हमें नहीं दिखते हैं पर वो होते हैं। इफ यू वांट टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, the range and variety of living organism that you see would increase। अगर आप अपने आसपास चारों तरफ जो देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अगर आप उस एरिया को बढ़ाएंगे, जो मैंने अभी आपको समझाया था, अगर आप उस एरिया को बढ़ाएंगे तो आपको और ज्यादा जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वेराइटीज दिखेंगी, डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन एन एरिया बट टू सम एक्सटेंट। मतलब एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि फिर उसके बाद आपको सेम तरह के ही जानवर जो हैं वो नजर आएंगे, सेम तरह के प्लांट्स ही नजर आएंगे, लेकिन फिर भी एरिया में इंक्रीज के साथ डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it। हाँ, जब आप एक जंगल में जाते हैं तो जंगल में आपको, अच्छा अपने गांव में तो आपको वो सब तरह के जानवर जो हैं वो नजर नहीं आ सकते ना, अगर आप किसी घने जंगल में जाते हैं तो आपको बहुत अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी represents a species। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही इन्होंने। क्या कहा इन्होंने कि जो भी अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु, कोई भी और ऑर्गेनिज्म आप देखेंगे वो किसी ना किसी स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, किसी ना किसी प्रजाति को वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे हमारी भी प्रजाति है, साइंटिफिकली हमें कहा जाता है होमो सेपियंस, तो सेपियंस स्पीसीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही दूसरे जो जानवर हैं उनकी भी अपनी स्पीसीज हैं और वो उस स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। एक जानवर दूसरे से यूजुअली डिफरेंट होता है, मतलब कुत्ता बिल्ली से अलग है ना, मैं कुत्ते को कुत्ते से डिफरेंट नहीं बोल रही हूँ, कुत्ता बिल्ली से तो अलग है ना। ठीक, तो फिर
जितने भी जंगल में आप अलग अलग तरह के पेड़ पौधे देखेंगे, अलग अलग तरह के जानवर जो कि एक दूसरे से अलग होंगे, वो किसी न हर कोई एक किसी स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ आप जंगल में जाते हैं तो आपको ये सारे अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दिखेंगे। ठीक, पेड़ पौधे दिखेंगे, अलग अलग तरह के पेड़ दिखेंगे, जानवर दिखेंगे। ठीक, तो ये एक एक हर एक जो है ये किसी अलग ही स्पीसीज का है, सब अलग अलग स्पीसीज के हैं, सब अलग अलग स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, the number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million। मतलब 1 मिलियन पता है ना तुम्हें, 10 लाख का 1 मिलियन होता है। ठीक, तो ये कहते हैं कि जितना आज स्पीसीज का नंबर जिसके बारे में जान लिया गया है और जिसका डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है, जिसकी डिटेल्स दे दी गई हैं अच्छे से, वो है 1.7 टू 1.8 मिलियन। मतलब आज हम 1.7 से लेके 1.8 मिलियन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी वैरायटीज के बारे में जानते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे मिलियंस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। दिस refers to biodiversity or the number and types of organism present on earth। मतलब इतनी स्पीसीज हैं, 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज तक हम जान सके हैं। और हमने पढ़ा कि हर एक अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे से अलग है वो किसी एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब इतनी ज्यादा स्पीसीज है तो मतलब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतना ज्यादा नंबर है और अलग अलग तरह के जो हैं वो ऑर्गेनिज्म इस धरती पे प्रेजेंट हैं। इतना ज्यादा स्पीसीज का होना क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रेफर करता है? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। वी शुड रिमेंबर हियर that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified। देखिए, आप किसी भी नई जगह पे जाते हैं तो आपको ना कुछ नया पेड़ पौधे दिख जाएंगे, कुछ ना कुछ नए एनिमल दिख जाएंगे। चाहे आप किसी बहुत पुरानी जगह पे भी जाएंगे, वहां पे भी आपको कोई ना कोई नया ऑर्गेनिज्म जो है वो दिख जाएगा। तो हमेशा हम नए नए ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी पहचान कर रहे हैं। हालांकि अब तक हमने 1.7 टू 1.8 मिलियन को पहचान लिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पहचान करना बाकी है। ठीक है, चलिए, एज स्टेटेड अर्लियर, there are millions of plants and animals in the world। We know the plants and animals in our own area by their local names। देखिए, अभी हमने पढ़ा ना कि हमको 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज के बारे में पता है भाई, तो इसका मतलब है लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स हैं। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। लेकिन हम सभी, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आप मराठी में किसी सब्जी को अपना नाम देंगे। मैं हिमाचल से हूं तो मैं वहां का जो लोकल नेम है वो बोलूंगी। कोई गुजरात से है तो वो गुजरात वाला नाम बोलेगा। तो सब अपना अपना लोकल नेम बोलेंगे। तो लोकल नाम जो हैं, लोकल नेम्स, दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इवन विद इन अ कंट्री। कंट्री टू कंट्री तो वेरी करेगा ही लोकल नेम, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जब आप एक ही देश में जा रहे हैं ना, वहां भी लोकल नेम वेरी करता है। ठीक है, तो क्या होगा? प्रोबेबली you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organism we are talking about। ठीक है, तो हम जो है अलग अलग जगह पे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी अलग नाम से जानते हैं। तो प्रोबेबली क्या हो सकता है, आपको कंफ्यूजन का सामना करना पड़ेगा। जैसे आप कोई नाम ले रहे हैं, जैसे कि आपने कोई नाम ले लिया, मैं बिल्ली को बिल्ली बोलूंगी, आप कुछ और बोलेंगे अपनी लोकल लैंग्वेज में। ठीक, और आप उस लोकल लैंग्वेज में बोल रहे हो, बिल्ली का नाम जो है मैं बिल्ली बोल रही हूँ, कोई फॉरेनर मेरे सामने खड़ा है, चलो कंट्री वाइज बात करते हैं। ठीक है,
उसको पता ही नहीं है कि बिल्ली क्या होगा, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। हालांकि कैट एक इंग्लिश नेम है, लेकिन कैट जो है इंग्लिश को सारी कंट्रीज फॉलो नहीं करती हैं, ठीक। तो बहुत सारी कंट्रीज में लोग होंगे जिनको कैट नहीं पता होगा कि बिल्ली कैट है, उनके देश में कुछ और ही नाम होगा। तो इससे जो है हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं समझ आएगा कि हम कौन से जानवर के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक ज़रूरत है कि ऐसा कोई सिस्टम लाया जाए, ऐसे कुछ नाम लाए जाएं जिसका नाम अगर आप लेते हैं, उस तरह से आप नाम लेते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में लोग समझ पाएं, खास तौर पे साइंटिफिक वर्ल्ड के लोग समझ पाएं, जो साइंस से रिलेटेड लोग हैं वो समझ पाएं कि किसके बारे में बात हो रही है। क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपने लोकल नेम से बात करेंगे या अपने कंट्री में जो नेम बोला जाता है उससे बात करेंगे, तो दूसरे देश का लोग जो हैं वो हमारी बात नहीं समझ पाएंगे और हम साइंस में तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक ऐसा सिस्टम लाना जरूरी था जिससे कि बिल्ली का नाम बिल्ली ना हो कि कैट ना हो कि साइंस में कुछ और ही नाम हो, और चाहे कोई भी देश हो, कहीं भी हो पूरी दुनिया में, वही नाम जो है वो फॉलो किया जाएगा, ठीक। हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म such that a particular organism is known by the same name all over the world। समझ गए ना आप कि हमें कुछ स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है, कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन करने की जरूरत है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ऐसा नाम दिया जाए कि पूरे दुनिया में उसी नाम से उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को पुकारा जाता हो। तो इस तरह से नाम देने का सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर, नामकरण करना, ठीक है। तो ये नाम देने के सिस्टम को हमने, इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया? इसको हमने बोल दिया नॉमेनक्लेचर। अब देखिए कांदा, आई थिंक आप कांदा कहते हैं, ठीक है, मैंने भी सीखा था, कांदा ले लो, आलू ले लो, ठीक है। वहीं से बटाटा आई थिंक आप कहते हैं, ठीक। लेकिन बटाटा और कांदा जो है महाराष्ट्र में कहते हैं, हिमाचल में कुछ और कहते होंगे, गुजरात में कुछ और, पंजाब में कुछ और, फिर आपके नॉर्थ ईस्ट में कुछ और कहते होंगे इन चीज़ों को कहीं ना कहीं। अब ठीक है, हम आलू प्याज भी बोलते होंगे नॉर्मल, तो दूसरी कंट्रीज में तो सेम नाम नहीं होगा ना इनका, ठीक। तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। देखिए अब रोज को देखिए, रोज को हिंदी में गुलाब कहते हैं, बांग्ला में गुलाब कहते हैं, राजापो तमिल में कहते हैं, ठीक। अब आप बहुत सारे देखिए, जिंजर को अदरक कहते हैं हिंदी में, कन्नड़ा मतलब कर्नाटका की लैंग्वेज है आई थिंक, उसमें देखिए शुंठी बोलेंगे, मराठी में जिंजर को अले बोलेंगे, बंगाली में अदा बोलेंगे। तो ऐसे तो समझ नहीं आएगा ना किसी को भी। तो देखिए ऑब्वियसली nomenclature or naming is only possible when organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to। नाम देने से पहले जरूरी है कि उस ऑर्गेनिज्म को पहचाना जाए, उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाए। तो नॉमेनक्लेचर से भी पहले क्या आएगा? आइडेंटिफिकेशन, पहचान की जाएगी। अब मैं बोल रही हूं कि एक जानवर है, ठीक है, वो शेर जैसा थोड़ा दिखता है, ठीक, शेर जैसा थोड़ा दिखता है, उस पर धारियां धारियां बनी होती हैं बहुत सारी, छोटा सा होता है लेकिन, और म्याऊं म्याऊं करता है, ठीक। उसमें 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, इस तरह से जो बताया। जैसे कि मैंने म्याऊं म्याऊं कहा, तुम एकदम समझ गए कि किसकी बात की, बिल्ली की बात की, कैट की बात की। तो सबसे पहले जो है हमको आइडेंटिफाई करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। सबसे पहले हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई। अब मैं बोलती हूँ एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ पौधा जो एक कुछ भी मुझे प्लांट के जैसा मिला, ठीक। फिर मुझसे पूछा जाएगा कि बताइए उसमें फूल लगा है या फूल नहीं लगा है, ठीक। तो मैं कहूंगी कि फूल नहीं लगा है, इसमें फूल नहीं लग रहे हैं। उसका मतलब है वो फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, वो एंजियोस्पर्म नहीं है, वो क्या है? जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। तो इस तरह से नाम देने से पहले जरूरी होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहले आइडेंटिफाई किया जाए, ठीक। अब क्या हुआ? इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू असाइन
अ साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिजम्स। क्या हुआ? अच्छी तरह से स्टडी कर सके लोग, साइंस का जो वर्ल्ड है पूरा वो एक दूसरे से जुड़ सके, तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो सामने आए और उन्होंने एक प्रोसीजर दिया, एक जो है उन्होंने प्रोसेस दिया लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देने का। उन्होंने कहा कि ये रूल हैं, आपको फॉलो करने पड़ेंगे, इन रूल्स के तहत जो है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाएगा। और वो जो रूल्स उन साइंटिस्ट ने दिए, दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो पूरी दुनिया में जितने भी बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी बीच में बहुत ज्यादा बात करके, बेटा तो बोर नहीं होना है। हर लाइन को पढ़ें, समझें और फिर एनसीईआरटी से दोबारा पढ़ें। नहीं आता है तो आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर आप पूरा देख रहे हैं लाइक जरूर कर दीजिए कीजिए, कुछ और आपको अगर देना है सजेशन तो वो भी जरूर दीजिए। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा? आइडेंटिफिकेशन जरूरी है नॉमेनक्लेचर से पहले। ठीक, आइडेंटिफाई कर लिया, अब नाम देना है। तो नाम देने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने जो है कुछ प्रोसीजर बताए, उन प्रोसीजर को दुनिया के सारे बायोलॉजिस्ट ने फॉलो किया। ओके, फॉर प्लांट्स, अब प्लांट के लिए जो प्रिंसिपल, जो क्राइटेरिया, जो प्रोसीजर दिया वो किसने दिया? फॉर प्लांट्स scientific names are based on agreed principle and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature ICBN। International Code for ऑफ मत करना, International Code for Botanical Nomenclature। तो प्लांट्स के लिए जो नाम दिए गए वो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर ने जितने भी प्रिंसिपल्स बताए, जो भी क्राइटेरिया बताया, उन क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए प्लांट्स को नाम दिया जाता है। ठीक, एनिमल टैक्सोनोमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN। ऑफ और फॉर का ध्यान रखिएगा बेटा। तो जो एनिमल का नाम देने वाले थे उन लोगों ने जो है किसका क्राइटेरिया फॉलो किया? उन्होंने फॉलो किया इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर का। ओके, द साइंटिफिक नेम जो है वो क्या इंश्योर करते हैं? द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। ठीक है, साइंटिफिक नेम जो है वो ये इंश्योर करता है कि पूरी दुनिया में एक ही नाम इसको दिया जाए किसी स्पीसीज को, और किसी भी साइंटिस्ट के पास जब आप उस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन देंगे तो वो अपने दिमाग में सेम, जैसे चार लोग बैठे हैं और पांचवा कोई जो है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक, तो वो उन चारों के दिमाग में डिस्क्रिप्शन के बाद एक ही नाम आना चाहिए। मतलब जो साइंटिफिक नेम दिया गया होगा वही नाम उनके दिमाग में आना चाहिए। समझ गए ना? साइंटिफिक नेम क्या इंश्योर करता है कि पूरी दुनिया में आलू, बटाटा और ये सब ना बोल के सोलेनम ट्यूब्रोसम कहा जाता है। आलू को बेटा सोलेनम ट्यूब्रोसम कहा जाता है। पूरी दुनिया में मैं चाहे चली जाऊं कोरिया, अफ्रीका, अमेरिका, कहीं भी चली जाऊं, किसी भी साइंटिस्ट से बात करूंगी, किसी भी बॉटनिस्ट से बात करूंगी, मैं कहूंगी आई वॉन्ट सोलेनम ट्यूब्रोसम, वो मुझे फटाक से आलू लाके दे देंगे। अगर मैं कहूंगी मुझे आलू चाहिए, वो मुझे पता नहीं क्या लाके देंगे, उनको समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच नेम has not been used for any other known organisms। तो साइंटिफिक नेम जो है एक तो ये इंश्योर करते हैं कि पूरी दुनिया में जो भी एक स्पीसीज का नाम होगा वो एक ही वही नाम रहेगा। दूसरा वो ये भी इंश्योर करता है कि एक ही स्पीसीज को वो नाम दिया जाएगा, दूसरी किसी स्पीसीज को वो नाम नहीं दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से नाम दिए जाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है कि नाम जो है वो कैसे दिए जाते हैं, नामकरण कैसे किया गया। ठीक है, तो बायोलॉजिस्ट जो हैं दे फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यूनिवर्सली जो प्रिंसिपल एक्सेप्ट किए गए हैं सारे बायोलॉजिस्ट उन्हीं को फॉलो करते हैं
और कोई भी ऑर्गेनिज्म को उसका साइंटिफिक नेम देते हैं। किसी भी साइंटिफिक नेम में दो कंपोनेंट होते हैं, एक जीनस का नाम जेनेरिक नेम एंड एक स्पीसीज का नाम स्पेसिफिक एपिथेट। याद रखिएगा, किसी भी साइंटिफिक नेम में दो कंपोनेंट होते हैं बेटा, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्योंकि आप देख सकते हैं कि दो कंपोनेंट हैं यहाँ पे, तो इस सिस्टम को क्या बोल दिया जाता है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्यों बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहा जाता है, क्योंकि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में दो कंपोनेंट्स होते हैं और ये जो सिस्टम दिया था ये कार्लस लीनियस ने दिया था। ठीक, समझ गए ना, ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया, कार्लस लीनियस ने दिया। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। इसी को जो है वो कन्वीनियंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन माना गया था। चलिए मैंगो का एग्जांपल लेते हैं कि पूरी दुनिया में साइंटिफिक वर्ल्ड में मैंगो को क्या कहा जाता है। तो साइंटिफिक नेम जो है मैंगो का वो है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। तो यहाँ पे जो मैंजीफेरा है बेटा, ये जो मैंजीफेरा है, मैंजीफेरा जीनस के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो इंडिका है, इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पीसीज के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका। अब देखिए प्रिंसिपल क्या क्या बोलते हैं, मुझे बताइए। मैंजीफेरा में एम कैसे दिखाई दे रहा है, कैपिटल, आई कैसे दिखाई दे रहा है, स्मॉल। मतलब जीनस का नाम कैपिटल से शुरू होता है, स्पीसीज का नाम स्मॉल लेटर से शुरू होता है। मुझे बताइए मैंने इन वर्ड्स को कैसे लिखा है, टेढ़ा टेढ़ा। मतलब साइंटिफिक नेम को इटैलिक्स में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, इटैलिक्स में। लेकिन जब हम हाथ से लिखते हैं तब तो हम इटैलिक्स में नहीं लिख सकते हैं ना, तब हम कैसे लिखेंगे, तब हम अंडरलाइन कर देंगे। मैंजीफेरा को अलग से अंडरलाइन करेंगे, जीनस को अलग से अंडरलाइन करेंगे। तो बताइए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं। किसने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया, कार्लस लीनियस ने दिया। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, जिसमें मैंजीफेरा जो है जीनस है, इंडिका जो है वो स्पीसीज है। ठीक है, चलिए ये रूल्स हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक, तो मैंने समझा भी दिया आपको, यही रूल्स हम अभी पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। मतलब जो मैंजीफेरा इंडिका जो लैंग्वेज है वो लैटिन क्या लैंग्वेज है। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज है, पर जब उनको लिखते हैं तो लिखने में इटैलिक्स फॉर्मेट, आपको पता है ना कंप्यूटर पे बोल्ड, इटैलिक्स इस तरह के फॉर्मेट आते हैं। तो इटैलिक्स फॉन्ट में जो है वो लिखा जाता है बायोलॉजिकल नेम को, लेकिन जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो लैटिन है। क्योंकि लैटिन जो है वो अब कोई नहीं बोलता, विलुप्त है ये लैंग्वेज। अब सिर्फ साइंटिफिक नेम जो है लिखने के लिए वो लिखा जाता है, सिर्फ साइंटिफिक नेम इसमें लिखे जाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम किसी भी एक कंट्री का जो है वो फॉलो करते लैंग्वेज, तो कंट्रीज में जो है फिर वो थोड़ा लड़ाई चलती कि हमारा फॉलो नहीं किया, हमारा फॉलो नहीं किया। इसीलिए लैटिन में जो है वो लिखा, जनरली लैटिन मतलब लैंग्वेज लैटिन होता है, इटैलिक्स में उसको लिखा जाता है। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। मतलब जैसे आलू को आलू बोला ना, तो चाहे आलू कहीं का भी हुआ, कुछ भी होगा, ठीक, उसको लैटिन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको लैटिन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो बायोलॉजिकल नेम लैटिन में होते हैं और इटैलिक्स में उनको लिखा जाता है। जो फर्स्ट वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम का वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को। जो सेकंड कंपोनेंट है, सेकंड वर्ड है, वो क्या डिनोट करता है बेटा, स्पीसीज को डिनोट करता है। ठीक, दोनों वर्ड जो हैं, बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin। जब हम हाथ से लिखेंगे ना मैंजीफेरा इंडिका, तो हम मैंजीफेरा को अलग से अंडरलाइन करेंगे, इंडिका को अलग से अंडरलाइन करेंगे। अगर हम प्रिंट ले रहे हैं तो प्रिंट लेते हुए हम क्या करेंगे, या लिख रहे हैं, हम टाइप कर रहे हैं, तो हम इस तरह से देख रहे हैं ना आप, मैंजीफेरा इंडिका इस तरह से टेढ़ा टेढ़ा इटैलिक्स में लिखेंगे। ठीक, अब जो फर्स्ट वर्ड जो है, जो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किससे स्टार्ट होता है बेटा, स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, व्हाइल द स्पीसीज स्पेसिफिक एपिथेट
जो स्पीसीज का नाम है वो किससे स्टार्ट होता है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। देखिए मैंजीफेरा इंडिका में, देखिए मैंजीफेरा में एम जीनस है, इंडिका स्पीसीज है, तो जीनस का नाम कैपिटल लेटर से है, स्पीसीज का नाम स्मॉल लेटर से है, और ये हमेशा लैटिन में होते हैं, इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। किस ऑथर ने, name of the author appears of the specific epithet that is at the end of the biological name and is written in the abbreviated form। मतलब किस साइंटिस्ट ने, किस ऑथर ने जो है उस पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में बताया है, उसको नाम दिया है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी है, तो उसका नाम भी स्पीसीज के बाद लिखा जाता है एब्रीवेटेड फॉर्म, मतलब शॉर्ट फॉर्म में। जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन, अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो आप मैंजीफेरा को अंडरलाइन करेंगे, इंडिका को अंडरलाइन करेंगे, लेकिन लिन को अंडरलाइन नहीं करेंगे। जो लिन का मतलब है, इट इंडिकेट दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। ये जो स्पीसीज थी ये सबसे पहले किसने इसके बारे में बताया था, लिनियस ने इसके बारे में बताया था। मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका जो है मैंजीफेरा इंडिका के बारे में किसने बताया, लिनियस ने, इसीलिए लास्ट में क्या लगा है, लिन। तो ऑथर का नाम स्पीसीज के नाम के बाद लगाया जाता है। ठीक, ये देखिए इतने सारे आपको ये नाम दिख रहे हैं, आप सारे नाम नोट कर लेंगे। जो लेक्चर है ना बेटा, लेक्चर में आपका होमवर्क लिखिए। होमवर्क क्या है आपके लिए, आज का होमवर्क है आपके लिए कि आपको ये सारे साइंटिफिक नेम लिखने हैं, जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स के हैं। आपको ICZN का फुल फॉर्म लिखना है, ICBN का फुल फॉर्म लिखना है, उसके साथ ही बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया ये बताना है, प्लस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के क्या रूल्स हैं ये सारे एक साथ लिखने हैं, एंड हमारे आज तक कितनी स्पीसीज हैं जिनके बारे में हम जान चुके हैं। तो 1.7 to 1.8 बिलियन है ना, मिलियन है। ठीक, तो इन क्वेश्चन को दोबारा सुनने के लिए वापस से आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, बट ये पूरा आपको करना है। थैंक यू।